अस्सलाम वालेकुम। हमने थैलेसीमिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने देख लिया था कि बीटा थैलेसीमिया, अल्फ़ा थैलेसीमिया होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, कितनी जीन्स होती हैं दोनों की। और हमने बीटा थैलेसीमिया स्टार्ट किया था जिसमें हमने 3 तरह की उसकी टाइप्स देखी थी, मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। अब हम बात करने लगे हैं कि इनके अंदर जो म्यूटेशंस आती हैं वो क्या आती हैं। बीटा थैलेसीमिया में जीन डिलीशंस होती हैं, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया में जीन डिलीशंस होती हैं, जबकि हम आगे पढ़ेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो है वो जीन डिलीशंस होती हैं। सॉरी, इसमें ना ज़रा इन्होंने कंफ्यूज़ किया हुआ है। देखिए, जो डिलीशंस होती हैं ना वो अल्फ़ा थैलेसीमिया में होती हैं, ठीक है। जबकि जो बीटा थैलेसीमिया होता है ना उसमें ना हमारे पास दूसरी म्यूटेशंस आती हैं, वो हम देखेंगे क्या होती हैं, ठीक है। ये होती हैं। इसमें होता क्या है, देखिए कि आपको पता है जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही होती है तो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए ने एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना होता है, जिसमें उसके इंट्रॉन्स, एक्सट्रॉन्स, ऐसे कुछ उनकी जो है वो मैच्योरेशन होती है, जिससे एक फाइनल मैच्योर आरएनए बन जाता है। तो इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, के उसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर से कटता है और वो एक मैच्योर आरएनए जो है ना बन जाता है। अब होता क्या है कि बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा आरएनए की स्प्लाइसिंग होनी होती है ना, नॉर्मली वो उनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो वो जो मैच्योर आरएनए बनना होता है ना वो नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट फेलियर हो जाता है बीटा ग्लोबिन की प्रोडक्शन में, क्योंकि मैच्योर आरएनए नहीं बना। उसने आगे से जो है ये मतलब आपको पता है ना ये प्रोटीन से बना रही होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और ग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है, अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो बीटा ग्लोबिन बनेगी ही नहीं इसमें, ठीक है, अगर आरएनए स्प्लाइसिंग में प्रॉब्लम आ गई है। और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है बीटा थैलेसीमिया का, जिसमें बीटा नॉट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा वो बताते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो हो जाए, बिल्कुल भी उसमें म्यूटेशन हो गई है। ऐसे भी हो सकता है कि न्यू स्प्लाइस जंक्शंस आ जाए, नए आ जाए, उसकी जगह पे नए आ जाए। तो उस केस में क्या होता है, उसकी जगह पे नए आए हैं ना, ठीक है। नए बेशक ख़राब है, म्यूटेटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना रहे होंगे बीटा बीटा ग्लोबिन, ठीक है। इस वजह से इन लोगों में बीटा नॉट नहीं होता, इनमें बीटा पॉजिटिव आ जाता है, जिनमें न्यू स्प्लाइस जंक्शंस होती हैं, ठीक है। फिर आती है थर्ड चीज़ कि जिसमें प्रोमोटर में प्रॉब्लम आती है, प्रोमोटर में म्यूटेशंस आती हैं, ठीक है। अब प्रोमोटर, आपको पता है प्रोमोटर क्या होता है कि जिसने जीन की ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना होता है, प्रमोट करना होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है। अगर तो प्रोमोटर में प्रॉब्लम आती है ना तो फिर भी जो है क्या होगा, यही होगा कि कुछ ना कुछ नॉर्मल बीटा ग्लोबिन प्रोड्यूस होगी और बीटा पॉजिटिव आ जाएगा। और लास्टली वी हैव द स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, वो तो बनने ही नहीं देते ना कुछ। तो इस वजह से मुझे बीटा ग्लोबिन बननी थी वो स्टॉप हो गई है, वो नहीं बनेगी। तो इसमें भी क्या होगा, बीटा नॉट होगा। तो वी हैव 4 कैटेगरीज। सबसे पहले है कि म्यूटेशन इन द आरएनए स्प्लाइसिंग, दूसरी है न्यू स्प्लाइस जंक्शंस, तीसरी है प्रोमोटर, चौथा है स्टॉप कोडॉन्स। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा नॉट, ठीक है। न्यू स्प्लाइस जंक्शन में बीटा पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोमोटर में क्या हो रहा है, बीटा नॉट कुछ ना कुछ बन रहा है, और स्टॉप कोडॉन्स में सॉरी इसमें दोबारा से कुछ ना कुछ बन रहा है तो बी पॉजिटिव, स्टॉप कोडॉन में क्या होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये इन्होंने बताया हुआ इसमें। अब जो है हम बात करने लगे हैं कि बीटा थैलेसीमिया के लोगों में अनीमिया क्यों होता है, ठीक है। क्यों अनीमिया होगा, तो आपको पता है ऑलरेडी कि HbA ही नहीं बन रहा, जिसके लिए हमें अल्फ़ा बीटा 2 चाहिए थे। अब ऐसे लोगों में बीटा 2 ही नहीं है, तो ऐसे लोगों में जब बीटा 2 नहीं होगा ना तो उनका हीमोग्लोबिन A नहीं बनेगा, ठीक है। सही यही बात है ना, इसी वजह से अनीमिया हो जाएगा, तो यही मैकेनिज़्म है। दूसरा ये होता है, अच्छा अब ये जो अनीमिया होगा ना ये होगा हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, जस्ट लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन कुछ ऐसे मतलब डिफरेंसेस होते हैं जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। लेकिन होता इसमें यही है कि हाइपोक्रोमिक होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो रही, स्मॉलर इन साइज़ होगा, वो भी मैंने आपको बता दी था क्यों होगा, क्योंकि बोन मैरो जो है वो हीमोग्लोबिन की मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिवीजन करती है, ठीक है। माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है। अब दूसरा ये काम होता है कि जो है ना जब बीटा 2 कम हो जाता है ना तो उसको कंपनसेट करने के लिए ना अल्फ़ा 2 ज़्यादा हो जाता है। अल्फ़ा 2 ज़्यादा हो जाता है ना तो ये जो बाकी हमारे पास होते हैं ना दोनों, गैमा और हमारे जो डेल्टा होते हैं, उनके साथ ये जाके
अल्फ़ा 2 ज़्यादा होगा ना, तो उनको ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। उनको मीन्स हीमोग्लोबिन ऐसे लोगों में एफ भी ज़्यादा हो जाएगा और हीमोग्लोबिन जो A2 है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें बीटा 2 नहीं था, अल्फ़ा 2 ज़्यादा हो गया। अल्फ़ा 2 ने गामा 2 और डेल्टा 2 के साथ मिलना शुरू कर दिया और हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन A2 ऐसे लोगों में ज़्यादा हो जाएगा। तो यही दूसरी बात बताई जा रही है कि एनीमिया का फर्स्ट नंबर कॉज यही है कि हीमोग्लोबिन ए नहीं बन रही, और दूसरा उसका जो कॉज है वो ये है कि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा चेंज जो है वो दूसरों के साथ मिलना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन A2 जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है वो एनीमिया क्यों करवाएंगे? वो एनीमिया इस तरह से करवाएंगे कि वो ना, जब एक दफ़ा हीमोग्लोबिन ए तो ये होता है ना कि ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करता है, टिश्यू के लेवल पे पहुंचता है तो टिश्यू को ऑक्सीजन दे के वापस आ जाता है, रिसाइकल हो जाता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन A2 होते हैं ना और जो एफ़ होते हैं, ये ना अपने साथ ऑक्सीजन को चिपका लेते हैं। इनकी हाई बाइंडिंग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, तो टिश्यू लेवल पे जब ये जाते हैं तो ये रिलीज़ ही नहीं करते। इस वजह से बॉडी को एनीमिया फेस करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर जाती। अब होता क्या है कि ऐसे जो एक तो ये हो गया ना, वो उन्होंने उसके साथ मिलना शुरू कर दिया, एनीमिया करवा दिया। अब अल्फ़ा 2 के जब एग्रीगेट्स बनते हैं ना बॉडी में, फजूल किस्म के जमा होते जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, बीटा है ही नहीं, तो ये हमारी आरबीसीज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है ना आरबीसीज़ की, उनको डैमेज करेंगे, तो उसकी वजह से वो आरबीसी टूट जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी टूट जाएगा तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर, बोन मैरो के अंदर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब बोन मैरो ये देखेगी कि आरबीसीज़ टूट रहे हैं, आरबीसीज़ के पीसीज हो रहे हैं, बॉडी को ज़रूरत है आरबीसीज़ की, तो वो अपना काम ज़्यादा कर देगी बोन मैरो और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस करेगी। ठीक है, ऐसे एरिथ्रोपोइसिस जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इतनी ज़्यादा बनाना शुरू कर देगी कि आरबीसीज़ जो है वो मैच्योर नहीं बनेंगे, वो इमेच्योर बनेंगे। इसको हम कहते हैं इमेच्योर हमारे पास आरबीसीज़ बनने वाले, इनफेक्टिव हेमाटोपोइसिस। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही होती है तो आरबीसीज़ के टूटने की वजह से आयरन रिलीज़ होता है उनमें से। आपको पता है ना उसमें आयरन होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, आयरन ओवरलोड एक तो इस तरह से होता है, दूसरा इस तरह से होता है कि वो हम आगे देखेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी से, कि ऐसे लोगों को ना बीटा थैलेसीमिया के या थैलेसीमिया के लोगों को हम बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं ना, उसकी वजह से भी आयरन ओवरलोड होता है। तो इस तरह से आयरन ओवरलोड होगा। नेक्स्ट वी हैव द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, डिलीशंस होती हैं। यही डिफरेंस बताया था ना मैंने, डिलीशंस होती हैं। अब इसमें ना हमारे पास 4 थी ना अल्फ़ा चेन्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन के कितनी अल्फ़ा चेन्स ख़त्म हुई हैं क्रोमोसोम्स पे, उसकी बेस पे ही हमारे पास सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे 2 जीन्स थी, 4 एलील्स थी। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर तो एक अल्फ़ा ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट को इतनी मतलब एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसको कोई फेस नहीं करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, लेकिन अगर 2 चली जाती है ना, 2 अल्फ़ा चेन्स की डिलीशंस हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर भी हमारे पास क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है। ठीक है, अब ये जो 2 जाती हैं ना, मतलब कि 2 अल्फ़ा चेन्स, वो इस तरह से भी जा सकती हैं कि सेम क्रोमोसोम पे चली जाएँ, सिस भी हो सकती हैं, या ऐसे भी हो सकती हैं कि ऑपोजिट क्रोमोसोम्स पे जाएँ। ठीक है, कि एक यहाँ पे जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जो हमारे पास सिस होती है ना, सेम क्रोमोसोम पे जाने वाली, वो एशियन में होती है, और जो हमारे पास ऑपोजिट में होती है ना, कि एक यहाँ पे गई और एक यहाँ पे गई, ट्रांस। ठीक है, वो मोस्टली ना अफ्रीकन्स में होती है। ठीक है, मेडिट्रेनियन जो लोग होते हैं, तो ये दोनों, ये तो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अगर 2 चली जाती है। अगर 3 अल्फ़ा चेन्स चली जाती है ना, फिर पेशेंट को क्या होता है, स्वीयर हमारे पास आना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा थैलेसीमिया ना, अल्फ़ा थैलेसीमिया है। ठीक है, अल्फ़ा थैलेसीमिया मीन्स
कि अब हमारे पास जो है तीनों हीमोग्लोबिन्स नहीं बनेंगी ना, तो इसमें क्या होता है कि ये अल्फ़ा नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि बीटा 2 ज़्यादा हो जाएगा, गैमा 2 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और बीटा 2 जब हमारे पास ज़्यादा होंगे, बीटा 2 ज़्यादा हो जाएंगे, अल्फ़ा 2 कम हुआ था, गैमा 2 ज़्यादा हो जाएंगे, अल्फ़ा 2 कम हो जाएगा, बीटा 2 के साथ मिलेंगे, गैमा 2 के साथ मिलेंगे, B4 गैमा 4 टेट्रामर्स बनाना शुरू कर देंगे। जो B4 का टेट्रामर बनता है वो बनता है, उसको कहते हैं HbH, हीमोग्लोबिन H बन गई है। और जो गैमा 4 का बनता है, जो हीमोग्लोबिन फीटा हीमोग्लोबिन का होता है, उसको हम कहते हैं बार्ट, HB बार्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अल्फ़ा तो हमारे पास बीटा के साथ अल्फ़ा वहाँ पे जो था अल्फ़ा थैलेसीमिया में, सॉरी बीटा थैलेसीमिया में अल्फ़ा जो था वो दूसरों के साथ मिलके उनकी अमाउंट को ज़्यादा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीटा की डेफिशिएंसी है, सॉरी अल्फ़ा थैलेसीमिया में अल्फ़ा की डेफिशिएंसी है, तीनों नहीं बनेंगे। और बीटा 2 अपने बीटा 2 के साथ मिलके HbH बनाना शुरू कर देगा, और गैमा 2 अपने गैमा 2 के साथ मिलके HB बार्ट्स बनाना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक केस आता है कि हमने तीनों कैंसिल करवा दी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो मैंने बताया पहले दो एसिम्टोमेटिक होते हैं ना, एसिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक, ये जब ये जाती है तो फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब चौथी भी चली जाती है तो बच्चा पैदा ही नहीं होता, इन यूट्रोस की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। ये तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, उसकी हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन F नहीं बनेगी, तो वो तो बर्थ ही नहीं हो सकती ना उसकी, तो ये बात होती है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि HB बार्ट्स जो होते हैं, इनकी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से उसको छोड़ते नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आएगा, मॉर्फोलॉजी में इनकी, कि अब मॉर्फोलॉजी भी इनकी डिपेंड करेगी कि कौन सा है, माइनर है, ट्रेट है या मेजर है, ठीक है। अगर तो माइनर होगा तो उसमें हमें जस्ट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के सेल्स मिलेंगे और टारगेट सेल्स मिलेगा, ठीक है। अगर तो मेजर होगा ना, फिर हमें वो वाली चीज़ें भी मिलेंगी जो माइनर वाली थी, और इसके अलावा पॉइकुलोसाइटोसिस और इनिकोसाइटोसिस भी मिलेगी, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी मिलेंगे। और जो इंटरमीडिएट वाला होगा ना, उसमें इन बिटवीन चीज़ें होंगी, ठीक है। पॉइकुलोसाइटोसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें सेल साइज चेंज होता है। और इनिकोसाइटोसिस में मैंने आपको दिखाया था पीछे, वो जो हमने देखा था ना मैग्लोब्लास्टिक में, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सेल शेप अगर डिफरेंट होती है तो इनिकोसाइटोसिस होती है, ठीक है। तो माइनर में हमारे पास जस्ट माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया सेल्स होंगे और टारगेट सेल्स होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस टारगेट सेल्स होंगे। और मेजर में जो है वो तीन चीज़ें ऐड हो जाएंगी, पॉइकुलोसाइटोसिस, निकोसाइटोसिस और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ठीक है। और इंटरमीडिएट वाले जो होंगे, जिसमें HbH और HB बार्ट्स होंगे, वो इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा जब हम इनफेक्टिव मीट्रोपोइसिस हो रही होगी तो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आएंगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स देखे थे ना, क्रू कट पेरेंट्स ऑफ द स्कल और चिपमंक फेसिस, उसी तरह स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आएंगी। इसमें स्प्लीनोमेगाली होती है, याद रखना है। यही चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है कि थैलेसीमिया है या सिकल सेल डिजीज़ है। वैसे तो सिकल सेल डिजीज़ में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह है कि सिकल सेल डिजीज़ में याद रखना है, उसमें भी यही हो रहा था, क्रूकट पेरेंट्स हो रही थी और चिपमंक फेसिस हो रही थी। अगर सिनेरियो में स्प्लीनोमेगाली आ जाती है तो आपने थैलेसीमिया की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया के लोगों में ना नहीं होती स्प्लीनोमेगाली, उसमें ऑटोस्प्लीनेक्टमी होती है, तो कभी भी नहीं भूलना स्प्लीनोमेगाली होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, हेमाटोमेगाली होगी, लिम्फेडेनोपैथी होगी यहाँ पे। किचेक्सिया इसलिए होगा क्योंकि इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस में बॉडी के न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते जा रहे हैं, तो बॉडी वीक हो जाएगी, किचेक्सिया हो जाएगा। और हीमोसिड्रोसिस हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि आयरन ओवरलोड की वजह से, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स क्या होगा कि बीटा थैलेसीमिया के लोगों को ना शुरू में, क्योंकि हीमोग्लोबिन F होती है ना, तो उसमें तो बीटा का कोई रोल ही नहीं होता, शुरू में नहीं पता चलता इनको बीटा थैलेसीमिया है, बाद में पता चलता है जब वो बड़े होते हैं, हीमोग्लोबिन A बनती है, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनको देते हैं तो उसकी वजह से जो है हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है, और इन लोगों की जो डेथ होती है ना बीटा थैलेसीमिया की, ज़्यादातर इसी वजह से होती है, ये जो हेमाटोक्रोमेटोसिस की वजह से, आयरन ओवरलोड की वजह से ना कार्डियक डिसफंक्शन और दूसरे ऑर्गन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हम क्लिनिकली करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम बीटा थैलेसीमिया का करेंगे तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन A नहीं होगी और बाकी दोनों जो है वो राइस की होगी, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोसिस हम कर लेते हैं, कहते हैं ना कज़न मैरिजेस ना करो,
तो हम मतलब पहले से एक तो डायग्नोसिस कर लेते हैं, अगर तो फैमिली हिस्ट्री हो तो इस तरह से ना प्रीनेटल डायग्नोसिस से भी हम पता लगा लेते हैं, फिर ये कि अच्छी बात होती है। अच्छा, इसका वैसे ना बीटा थैलेसीमिया का जो अच्छा वाला है ना मतलब ट्रीटमेंट, वो यही है कि हम इन लोगों की ना शुरू में ही जो है ना उनकी कर दें, मतलब बोन मैरो कह रही हूँ, इनकी ब्लड ट्रांसप्लांट कर देना, क्या कहते हैं उसे, इसका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर दें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास डायग्नोसिस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो बीटा थैलेसीमिया का ये होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन ए जो होती है वो कम होती है और बाकी ये दोनों लार्जर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एच डिसीज़ में क्या होता है, बीटा 4 टेट्रामर्स मिलते हैं। ये वही चीज़ है, क्लिनिकल फीचर्स ये आपके पास यूक्यू आता होता है आपका कि व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ द थैलेसीमिया। तो ये देखें, सबसे पहले आपका नॉर्मल था आरबीसी, इसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन ए थी जिसमें अल्फ़ा 2 बीटा 2 थी, नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट था, नॉर्मल आरबीसीज बना रहा था। लेकिन अब बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्फ़ा ग्लोबिन की एक्सेस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल अल्फ़ा ग्लोबिन के एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाएंगे आरबीसी के अंदर। अब नॉर्मल है, नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा बोन मैरो देखता है कि आरबीसी नहीं सही बने हुए तो वो इनफेक्टिव इरिथ्रोपॉइसिस स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। जब वो ये ज़्यादा करता है तो आरबीसीज तो इतने अच्छे नहीं बन रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से एनीमिया होगा। और दूसरी तरफ ये क्या है कि आरबीसी सही नहीं बन रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हाइपोक्रोमिक रेड सेल बन जाएगा। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी होगी स्प्लीन वगैरह में इसकी, तो स्प्लीनोमेगाली भी होगी पेशेंट को, ठीक है। और जो हम डाइटरी आयरन ले रहे होंगे उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब बॉडी ये देखेगी कि आरबीसीज नहीं सही बने हुए, उसको तो ये लगेगा ना आरबीसीज नहीं है, तो वो आयरन एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगी। अनीमिया की वजह से क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सीमिया होगा, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगी, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हम करते हैं, ठीक है, वो भी सिस्टेमिक अपलोड करवा रहे होते हैं, ओवरलोड। और जब मैरो एक्सपेंशन होती है उसमें क्या होता है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, क्रू कट अपीयरेंस, ठीक है। तो ये आप एज ए जनरल आपको इसके मतलब कहानी तो पता ही होगी, तो आप इसको बना सकते हो इजीली। तो यही आपको क्रू कट अपीयरेंस मिलेगी, चिपमंक फेसेस मिलेगी इसी तरह, और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थैलेसीमिया।